हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। और आज हम बात करेंगे एक चैप्टर्स जिसका कि नाम है मास वेट एंड डेंसिटी। तो आज की इस वीडियो में हम मास वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। पिछले बार का जो रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 का हुआ था उसमें मास वेट एंड डेंसिटी और सिंपल लीवर्स से 2 से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं। तो ऐसा बल जिसके कारण पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम कहते हैं भार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे लिए, भार का मैथमेटिकली सूत्र क्या होता है। तो भार को हम डिनोट करते हैं W से और इसका जो मैथमेटिकली सूत्र होता है वो होता है फ्रेंड्स W = m/g। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा। W = m/g, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु के अंदर जितनी भी क्वांटिटी जो है कंटेंट होती है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए, ग्राम, पाउंड तथा किलोग्राम किसकी इकाई होती है। तो हम यहाँ बता दें, जो ग्राम, पाउंड और किलोग्राम हैं ये जो है द्रव्यमान की इकाई होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो ग्राम है ये CGS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई होती है, जो पाउंड है ये APS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई होती है और जो किलोग्राम है ये MKS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे लिए, डाइन, पाउंडल तथा न्यूटन किसकी इकाई होती हैं। तो डाइन, पाउंडल और न्यूटन फ्रेंड्स भार की इकाई होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भार। तो ये भी जो है CGS, APS और MKS सिस्टम में ये तीनों इकाइयाँ भार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए, द्रव्यमान तथा भार में मुख्य अंतर क्या होता है। द्रव्यमान का मान सभी स्थानों में एक समान जबकि भार का नहीं होता है। द्रव्यमान को साधारण तुला से जबकि भार को कमानीदार तुला से ज्ञात किया जाता है। किसी द्रव्य में वस्तु को डुबाने पर भार में कमी आती है जबकि द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं ये द्रव्यमान और भार के लिए करेक्ट हैं। ये तीनों ही अंतर द्रव्यमान और भार में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे लिए, घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो घनत्व का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे लिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा पाउंड प्रति घन फुट किसकी इकाई होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो इकाई है ये इकाइयाँ होती हैं डेंसिटी की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घनत्व। ये क्रमशः CGS, MKS और APS सिस्टम में ये तीनों इकाइयाँ घनत्व की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे लिए, CGS और MKS सिस्टम में पानी का घनत्व कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस हैं। तो CGS सिस्टम और MKS सिस्टम में जो पानी का घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर तथा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे लिए, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स अपेक्षिक घनत्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अपेक्षिक घनत्व से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस हैं। पिछली बार का जो टेस्ट हुआ था उसमें अपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए थे और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हमने इस PDF में कंसीडर किया हुआ है जिसको कि हम आगे देखेंगे और उससे सिमिलर क्वेश्चंस भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर है 11, अपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है
पारा तथा एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो एक चीज़ और हम बता दें कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये दो घनत्व का ही अनुपात होता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ही घनत्व, तो घनत्व ऊपर भी है और नीचे भी है, इसीलिए यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई या यूनिट नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर हमको पूछा है कि पारा और एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो पारा और एल्यूमिनियम है उसका आपेक्षिक घनत्व होता है 13.6 और 2.72। तो पारे का होता है 13.6 और एल्यूमिनियम का होता है 2.72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे लिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव पर तैरती है तो संतुलन की स्थिति में उसका भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस नियम को क्या कहते हैं। तो इस नियम को फ्रेंड्स हम बोलते हैं प्लवन का नियम या लॉ ऑफ फ्लोटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे लिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर है तब क्या स्थिति या सिचुएशन होगी। तो ऐसी कंडीशंस में जबकि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो इस स्थिति में जो वस्तु है वो डूबी हुई अवस्था में तैरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे लिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो तब क्या स्थिति होगी। तो जब वस्तु का भार हटाए हुए द्रव के भार से ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशंस में जो है वस्तु द्रव में डूब जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे लिए। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से कम हो तब क्या स्थिति होगी। यदि वस्तु का भार हटाए हुए द्रव के भार से कम होता है फ्रेंड्स तो उस स्थिति में जो वस्तु है आंशिक डूबी हुई अवस्था में तैरती रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वस्तु आंशिक डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे लिए। संतुलन की स्थिति में प्लवन केंद्र और वस्तु का केंद्र किस रेखा पर पड़ने चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो प्लवन केंद्र है और जो वस्तु का केंद्र है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में कौन सी रेखा पर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, परपेंडिकुलर रेखा पर। तो परपेंडिकुलर रेखा पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे लिए। हाइड्रोमीटर की सहायता से किसका आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है। तो हाइड्रोमीटर की सहायता से हम सॉलिड एज वेल एज लिक्विड्स दोनों का ही रिलेटिव डेंसिटी मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे लिए। निम्न में से क्या उत्प्लावकता के उदाहरण हैं। तो उत्प्लावकता का उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 है हमारे लिए। पानी पर लोहे का बना जहाज तैरता हुआ रहता है, बर्फ़ पानी पर तैरती हुई रहती है और जीवन रक्षक पेटियां जिनकी सहायता से हम स्विमिंग करते हैं और हम पानी में डूबते नहीं हैं। तो जो ये तीनों ही ऑप्शन हैं ये उत्प्लावकता के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे लिए। घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व में मुख्य अंतर किसके कारण होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो घनत्व है फ्रेंड्स, घनत्व यानी कि डेंसिटी को हमने बताया है कि ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व होता है। तो यहाँ पर इसकी जो इकाई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एम के सिस्टम में, और जो आपेक्षिक घनत्व है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर दोनों में जो मेन या मुख्य अंतर है यही है कि इसके जो मात्रक हैं वो दोनों मात्रक अलग अलग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मात्रकों के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे लिए, द्रव्यमान और भार के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है। द्रव्यमान और भार दोनों ही बल हैं। द्रव्यमान और भार दोनों ही परिमाण हैं। द्रव्यमान परिमाण और भार बल है। द्रव्यमान और भार परिमाण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान परिमाण और भार बल हैं। यानी कि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो मैग्नीट्यूड होता है और जो भार है वो एक प्रकार का बल होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे लिए, यदि किसी बॉडी का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो भार कितना होगा। तो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हमें पता है कि जो भार का फॉर्मूला होता है वो W होता है m/g, और जो g की वैल्यू होती है वो होती है 9.81। तो और यहाँ पर हमें जो मास है वो दिया हुआ है 10, तो हम क्या कर देंगे 10 × 9.81 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 98.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे लिए, यदि एक लोहे की गेंद का आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब के साथ भार 1.875 किलोग्राम है तो इसका घनत्व कितना होगा। तो हमें पता है कि D यानी कि घनत्व यानी डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें यहाँ पर जो मास यानी कि भार है वो हमें दिया हुआ है 1.875 और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 250। ये हमें जो है किलोग्राम में दिया हुआ है और आयतन हमें जो है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमें जो ऑप्शन हैं वो सभी के सभी ऑप्शन हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.875 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे लिए, बर्फ़ पानी पर तैरती रहती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कैसे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 न्यूमेरिकल, एक धातु के टुकड़े का हवा में भार 100 ग्राम तथा तरल में भार 80 ग्राम है। यदि तरल के सापेक्ष घनत्व 0.8 है तो धातु का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन आपके 2016 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में MPITTO में आया हुआ था। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट करने का, W1/W1 माइनस W2। यहाँ पर जो हवा में भार है उसको हम W1 कंसीडर करेंगे, और जो तरल यानी कि लिक्विड में भार होता है वो हमारे लिए W2 हो जाएगा। जब हम इसको W1/W1 माइनस W2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे लिए आ जाएगा 100/100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20, और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब हमें जो है आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो ये जो हमारा घनत्व आया है ये हमारा आया है लिक्विड के रेफरेंस में। तो ये लिक्विड के रेफरेंस में जो आपेक्षिक घनत्व आया हुआ है इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तरल के सापेक्ष घनत्व से। तो ये हो जाएगा 5 × 0.8, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे लिए, दो इक्वल विपरीत एवं समांतर बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में
देखना है कि टू इक्वल्स अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स हैं, तो उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यदि हमारे पास में एक रॉड है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एक दूसरा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल एंड अपोजिट है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस कंडीशंस में इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये एक पेयर के रूप में कार्य करते हैं और इस वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्म ऑफ कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे लिए, फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि ये जो है फोर्स है और ये जो है ये आर्म ऑफ कपल है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है या गुणा होता है वो फ्रेंड्स आपका कहलाता है मोमेंट ऑफ कपल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे लिए, एक ऐसी सॉलिड छड़ जिसे किसी स्थिर बिंदु जो कि फलक्रम कहलाता है के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घुमाया जा सके तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो एक सॉलिड छड़ है जो कि एक स्थिर बिंदु, अब ये जो स्थिर बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। तो इस फलक्रम के चारों तरफ जो कि घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसी सॉलिड छड़ को हम बोलते हैं फ्रेंड्स लीवर, और हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तोलक। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एफर्ट तथा लोड की क्रिया रेखा एवं फलक्रम के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है। सबसे पहले हम आपको लीवर के बारे में बता दें कि लीवर जो है एक ऐसी रॉड होती है, दृढ़ छड़ होती है, जिसमें कि एक साइड एफर्ट लगाया जाता है और एक साइड लोड रहता है, और बीच में जो है एक स्थिर पॉइंट होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये एफर्ट जहाँ पे लगाया जाता है, इस एफर्ट की फलक्रम से जो दूरी है या फिर ये जो लोड है, इस लोड की फलक्रम से ये जो दूरी है, तो यहाँ ये जो दूरियां होती हैं, इन्हीं दूरियों के संबंध में हमसे जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, एफर्ट तथा लोड की क्रिया रेखा एवं आलम्ब के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फलक्रम होगा नहीं, लोड आर्म होगा नहीं, एफर्ट आर्म होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आर्म ऑफ लीवर्स। यानी कि ये जो दूरियां हैं इनको सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से हम क्या बोल देंगे, आर्म ऑफ लीवर। यानी कि इस लीवर की ये सभी क्या हैं, आर्म है, यानी कि भुजाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्म ऑफ लीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे लिए, फलक्रम से एफर्ट की क्रिया रेखा के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं। तो फलक्रम से एफर्ट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे लिए, फलक्रम से लोड की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोड आर्म। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे लिए, लीवर का प्रिंसिपल निम्न में से क्या होता है। तो लीवर का जो प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स, लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। इस प्रिंसिपल पर लीवर जो है काम करता है। तो लीवर के इस प्रिंसिपल को हमें जो है ध्यान रखना है। इस प्रिंसिपल की सहायता से हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और पिछले बार के टेस्ट में इसी प्रिंसिपल का उपयोग करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आया हुआ था, जिसको कि हमने आगे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे लिए, उत्तोलकों को मुख्यतः 2 मुख्य वर्गों में रखा जाता है, उसमें से सीधी छड़ वाला उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। तो हम आपको बता दें कि जो लीवर्स हैं, लीवर्स के जो है 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें कि एक लीवर होता है आपका स्ट्रेट लीवर और दूसरा होता है कर्व्ड लीवर। तो जो स्ट्रेट लीवर होता है, स्ट्रेट लीवर के जो है 3 प्रकार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे लिए, सामान्य तुला की डंडी, हैंड पंप का हत्था, क्लॉ हैमर एवं कैंची आदि किस कैटेगरी के लीवर के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अभी आपको बताया है कि जो स्ट्रेट लीवर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं,
और जो ये क्वेश्चन है आपका 33, इसमें हमें पूछा है कि जो हैंड पंप का हत्था है या फिर क्ले हैमर है या फिर हम नॉर्मल जो कैंची का इस्तेमाल करते हैं, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट श्रेणी के जो लीवर्स होते हैं उसमें एक साइड एफर्ट होता है और एक साइड लोड होता है और बीच में हमारे लिए क्या होता है, फलक्रम होता है। तो ये फलक्रम से एफर्ट की जो डिस्टेंस है इसको हम एफर्ट आर्म बोलते हैं और लोड से जो फलक्रम की डिस्टेंस होती है इसको हम लोड आर्म बोलते हैं। अभी हमने इसके पहले आपको क्वेश्चंस लोड आर्म और एफर्ट आर्म का लिया हुआ था। तो हमें यहाँ पर मुख्यतः यही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट श्रेणी का लीवर होता है उसमें जो फलक्रम है वो हमारे लिए कहाँ पर होता है, मिड पॉइंट पर होता है और उसके एक साइड में लोड और एक साइड में एफर्ट होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कैंची। कैंची से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे लिए, एक पहिया की कूड़ा गाड़ी, सरौता, पिंच बार, नाव का डंडा आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के या लीवर्स के अंतर्गत आते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी के जो लीवर्स होते हैं उसमें हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो लोड है वो मिड पोजीशंस पे आ जाता है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ये लोड है और एफर्ट एक साइड रहता है और यहाँ पर जो फलक्रम है वो दूसरे सिरे में आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सरौता इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। ये सभी सेकेंड कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लीवर्स होते हैं। तो हमें जो है सेकेंड कैटेगरी में यही ध्यान रखना है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट में देखा था। फर्स्ट में जो है फलक्रम मिड पॉइंट पर होता है, लेकिन सेकेंड कैटेगरी की लीवर में जो है फलक्रम और लोड में परिवर्तन हो जाता है, जबकि एफर्ट एक ही साइड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फलक्रम मिड में था तो फलक्रम मिड से यहाँ एंड पे आ गया और यहाँ का जो लोड था वो लोड मिड पॉइंट पर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि लोड और फलक्रम में मूवमेंट यदि हो गया है तो वो सेकेंड कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट कैटेगरी का लीवर दिमाग में अच्छे से रखते हैं तो हमें सेकेंड कैटेगरी में कोई भी याद करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे लिए, मनुष्य का हाथ कोहनी से आगे का भाग, सेफ्टी वॉल्व लीवर, चिमटा आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी आते हैं तृतीय श्रेणी के स्ट्रेट लीवर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर इस डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो लोड है एक साइड में होता है, फलक्रम एक एंड पर होता है और यहाँ पर जो एफर्ट है वो मिड पोजीशंस पर आ जाता है। तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ स्ट्रेट लीवर और इसका जो सिंपल सा एग्जांपल है वो है आपके लिए चमीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे लिए, मुड़ी हुई छड़ वाले लीवर्स में दोनों भुजाएं के बीच का वांछित कोण कितने अंश से कितने अंश के बीच में होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो लीवर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट लीवर और कर्व लीवर। तो कर्व लीवर में जो एंगल होता है दोनों भुजाओं के बीच का वो होता है 0 से 180 अंश के बीच में, ये नहीं कि 0 से 180 अंश के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0 से 180 अंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे लिए, बेल क्रैंक लीवर किस प्रकार का लीवर होता है। तो ब्लैंक क्रैंक लीवर फ्रेंड्स कर्व लीवर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे लिए, 17 किलोग्राम बल के द्वारा 100 किलोग्राम भार उठाने के लिए लोड तथा प्रयास बिंदु एफर्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्ञात कीजिए, जबकि लोड आर्म 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चंस को डायमेट्रिकली यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये 17 किलोग्राम्स का हमारे पास में एक एफर्ट है और ये 100 किलोग्राम का आपके लिए लोड है और ये आपका जो है फलक्रम है। तो ये लोड से फलक्रम की जो डिस्टेंस है ये आपके लिए हो जाएगी लोड आर्म
और जो ये एफर्ट है, इस एफर्ट से फलक्रम तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके लिए एफर्ट आर्म, और ये इनका मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लीवर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। लोड इनटू लोड आर्म विल बी इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो फ्रेंड्स, लीवर के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17 इंटू एफर्ट आर्म इक्वल्स टू एल विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 50। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 17। इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 294.1। तो ये जो L है हमारे लिए एफर्ट आर्म की दूरी हमको पता चल गई। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है इस लोड पॉइंट से इस एफर्ट पॉइंट के बीच की इस दूरी के बारे में हमको जो है बताना है। तो इस दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस में से ये 50 को माइनस कर देंगे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारे लिए आ गई है 294.1, और इसमें हम 50 माइनस करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 244.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे लिए। 8 मीटर लंबी एक छड़ AB के सिरे पर 10 किलोग्राम भार संयोजित है। आलंब की B से दूरी 3 मीटर है। यदि छड़ संतुलन में हो तो B पर लोड का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 में आया हुआ था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रॉड है जिसका कि नाम AB है, और इस AB रॉड में इसकी जो लंबाई है वो हमें लंबाई दी हुई है 8 मीटर। दूसरी कंडीशन ये है हमारे लिए कि इसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लगा हुआ है, और आलंब की यानी कि फलक्रम, यानी कि ये हमारा जो है बीच वाला पॉइंट जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है आपके लिए फलक्रम है। तो इस फलक्रम से B पॉइंट की, यानी कि ये इस B पॉइंट की जो दूरी है, हमें ये दूरी दी हुई है 3 मीटर हमें दी हुई है। यदि छड़ संतुलन में हो तो B पॉइंट पर हमें जो है यहाँ पर जो है लोड यानी कि L का मान जो है हमें कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 8। तो यहाँ से हम इस फलक्रम से इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 में से 3 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए डिस्टेंस 5। और सिंपल अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लीवर के प्रिंसिपल का। लोड इंटू लोड आर्म विल बी इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो ये हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 10 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू B पॉइंट पर हमको लोड निकालना है L। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 50/3, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए 16.66 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16.66 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे लिए। वह अनुपात जो कि एक संख्या के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है और जो भार तथा आरोपित प्रयास का अनुपात होता है क्या कहलाता है। तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट अप्लाइड, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो? यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशंस के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।